राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं अभी, और वेन डायग्राम अभी टाइप 1 के क्वेश्चन ही सोल्व किए जा रहे हैं, और इसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम में। अभी हम पहले टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या अभी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पिछले वीडियो से, वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो सीजीएल में आए हुए हों, चाहे वो सीपीओ में पूछे हों, रेलवे में पूछे हों, या फिर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वनडे कॉम्पिटिटिव का, उसमें पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और बाकी कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और आप एक कमेंट करके ये ज़रूर बताएं जो भी व्यूअर्स हैं कि अभी जैसे हर चैनल है, हर उसका अपना एक जैसे टी शर्ट वगैरह होती है, तो हम भी छपवा लिया जाए या नहीं छपवाए भी, ठीक है, तो ये बात ज़रूर बताएं। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है पल्सेस रेड ग्राम एंड मूंग दाल। हिंदी में देखिए दालें, अरहर, मूंग दाल, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल में, ठीक है, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ कि चाहे अरहर हो, आप अरहर की दाल खाते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड ग्राम। मूंग दाल खाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मूंग दाल, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है मूंग दाल। तो अरहर और मूंग दाल ये क्या है, पल्सेज हैं। ये क्या है, अरहर और मूंग दाल, ये क्या है, दालें हैं। लेकिन क्या कभी अरहर की दाल कभी मूंग दाल हो सकती है? नहीं हो सकती। या फिर इसका आप रिवर्स देख लीजिए कि क्या कभी जो मूंग दाल है वो कभी अरहर की दाल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बताइए आप हो सकती है तो। लेकिन हमें यहां से ये कंक्लूजन मिला है कि दो सेपरेट ग्रुप्स हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो दो सेपरेट हैं, ये हमारी पल्सेज हैं, दालें हैं, ठीक है। ये मान लो रेड ग्राम है और ये मूंग दाल है। ये दोनों के दोनों डिफरेंट प्रकार की पल्सेज हैं, मूंग दाल और ये अपना अरहर की दाल, ठीक है। इनका कहीं भी कोई आपस में लिंक नहीं है, लेकिन ये दोनों की दोनों है तो दालें ही भाई, पल्सेज ही तो है। चाहे वो मूंग दाल हो, चाहे वो अरहर की दाल हो, है तो पल्सेज ही। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पल्सेज को, तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो इस तरीके से फ्रेम होगा कि हमें दो दालें हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, अरहर की दाल और मूंग दाल। इनका कहीं कोई आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो हम इनको सेपरेट दिखाएंगे। और है ये भाई अरहर की दाल हो, चाहे वो मूंग दाल हो, है तो दाल ही, तो इनको दाल के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम फ्रेम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मैनेजर, लेबर यूनियन एंड वर्कर। हिंदी वाले देखिए प्रबंधक, ठीक है, मजदूर संघ और कामगार। ये भी एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ही ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो अब इसका बेस्ट वेन डायग्राम आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ अप्रोच डालनी पड़ेंगे, कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। लॉजिक क्या है, वो ये है, देखिए आप मैनेजर होता है, कोई भी आप जैसे कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसमें एक मैनेजर होता है, ठीक है, जो पूरा सिस्टम को उसके मैनेज करता है, ठीक है। दूसरा आता है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन होती है मजदूर संघ, हिंदी वाले देखना। लेबर यूनियन हम दोस्तों किसे कहते हैं कि जैसे जितने भी लेबर्स होती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसके अंदर जितने भी लेबर होती है उन सबका एक ग्रुप होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जो लेबर काम कर रही है उनका एक ग्रुप होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेबर यूनियन बोलते हैं, ठीक है। और वर्कर तो है ही, आपको पता है, कामगार होते हैं। तो जितने भी इसको आप इस तरीके से, लेबर वर्कर क्या होते हैं, एक तरह से लेबर ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्कर हैं उनका ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं लेबर यूनियन, ठीक है। जो जितने भी कामगार हैं, जितने भी वर्कर हैं,
ठीक है, जितने भी लेबर हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं मजदूर संघ, ठीक है, लेबर यूनियन। तो हमें दोस्तों इतना पता लग चुका है कि चाहे जो एक कामगार है, जो वर्कर है, इनका जो ग्रुप है वो क्या होता है, लेबर यूनियन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि जो लेबर यूनियन है उसके अंदर जितने भी वर्कर होते हैं वो सबके सब आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्कर हैं कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स ही हो, कोई भी हो सकता है। वहां पर आप ये नोटिस करेंगे जब आप काम करेंगे आगे चल के किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे, आप जहां भी देखिए आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे, जैसे इवन रेलवे में भी यहाँ पर मजदूर यूनियन है, ठीक है, मजदूर संघ है, ऐसे हैं लेबर यूनियन यहाँ भी है, रेलवे में भी। तो जितने भी लेबर हैं यहाँ के, जितने भी वर्कर हैं, उनका एक संघ है वो, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मजदूर संघ बोल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब किस में आएंगे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझना कि जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब किस में आएंगे, मजदूर संघ में आएंगे, ठीक है। जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब मजदूर संघ में आएंगे। और जो मैनेजर की पोस्ट होती है दोस्तों, वो इनसे कोई लेना देना नहीं होता है इनका। जो मैनेजर की जो पोस्ट होती है, मैनेजर होता है कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब में जो मैनेजर की पोस्ट होती है वो कहीं कोई लेबर यूनियन से कहीं कोई लिंक नहीं रहता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट जॉब है मैनेजर का, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट है, इनसे कोई कहीं कोई ताल्लुक नहीं है इनका। जो मैनेजर है इनका कहीं भी कोई लेबर यूनियन से मेलजोल नहीं रहता है। तो चलिए वेन डायग्राम फ्रेम करते हैं। वेन डायग्राम में हमारे को क्या दिखाना है दोस्तों, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी दोस्तों वर्कर हैं, मैंने क्या कहा, जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब आएंगे लेबर यूनियन में, लेबर यूनियन में, ठीक है। जितने भी वर्कर हैं दोस्तों वो सबके सब आएंगे लेबर यूनियन में, ठीक है। अब आप चल के देखोगे आगे आने वाले समय में, जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो वहां पर जितने भी वर्कर होते हैं, ठीक है, मजदूर लोग होते हैं, उनका सबका अपना यूनियन होता है। यूनियन क्यों बनाए जाते हैं उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये सब्जेक्ट का इशू नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट से थोड़ा सा बाहर है, मैं बता देता हूँ कि जहाँ भी कहीं काम होता है दोस्तों, कहीं जहाँ भी कोई इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, तो मजदूर जो लोग हैं उनका हमेशा शोषण होता रहा है, ठीक है। चाहे वो आप पास्ट देख लीजिए, प्रेजेंट देख लीजिए और फ्यूचर में भी देख लीजिए। चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आज बीजेपी की है या आने वाली कोई और सरकार होगी, हर सरकार में मजदूरों का सबसे, अगर किसी का शोषण हुआ है इस देश में तो वो हुआ है मजदूरों का, ठीक है। किसी भी सरकार ने मजदूरों के उत्थान के लिए कोई योजनाएं बहुत बनाई, लेकिन एक प्रॉपर उत्थान जो होना चाहिए था इस लेबर क्लास का, वो कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो वो नहीं कर पाई है, ठीक है। हमेशा इन लोगों का शोषण होता रहा है, हमेशा इन लोगों का हमेशा यूज करने के तरीके से सरकारें देखती हैं, ठीक है, कि कैसे इन लोगों का मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। उनका यूज करो, उनसे काम कराओ और बदले में जो बनता है उनका 200-400 रुपए इस तरीके से दिहाड़ी के रूप में उनको दे करके और रवाना करो, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, इन लेबर यूनियन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता रहता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इस रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा चलो आ गया है मुद्दा तो बता देते हैं। जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लेबर हैं, अगर वो मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस लेबर ने 20 साल दे दिए, भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 20 साल हो गया, वो बेचारा बूढ़ा हो गया, भाई 25 साल का लड़का लगा था नौकरी वहां पर काम करने के लिए और 20 साल हो गए तो 45 साल का हो गया वो, ठीक है। अब उसके अंदर वो श्रद्धा नहीं रही, काम करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं रही जो उसकी 25 साल में थी। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब क्या करते हैं, वही डिमांड करते हैं उसी एनर्जी की, क्योंकि उनके पास तो वो नया वर्कफोर्स फिर से आ सकता है 25 साल वाला। तो वो जो पुराने लोग हैं उनको कंपनी फायर करना शुरू कर देती है, उनको निकालना शुरू कर देती है, ठीक है। और उनके अधिकारों का, जब वो 25 साल का लगा था तब से उसके अधिकारों का शोषण होता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेबर क्लास को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं फिर कहूंगा, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कोई और आए, हमेशा ही हर सरकार ने इस लेबर क्लास को अवॉइड किया है, इनके लिए कुछ नहीं किया सरकारों ने।
थोड़ा बहुत किया है, लॉलीपॉप टाइप का दिया है, और उनके जो फिर नेता लोग हैं वो उनको चटक जाते हैं। तो हमेशा ये एक अनपढ़ क्लास है और इनका हमेशा शोषण होता आया है इस देश के, ठीक है। तो इनके हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लेबर हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हुए ये लोग क्या करते हैं, अपना एक यूनियन क्रिएट करते हैं। यूनियन क्रिएट करते हैं, लेबर यूनियन बोलते हैं उसको, मजदूर संघ बोलते हैं। और ये यूनियन क्या करता है, इन मजदूरों की आवाज होती है। कहीं कोई बात रखनी हो तो मजदूर आदमी से तो कोई मैनेजर वगैरह मिलता नहीं है, कोई बड़ा अफसर होता है वो मजदूरों से कहाँ मिलता है, नहीं मिलता। तो इनके जो यूनियन के जो अधिकारी होते हैं, यूनियन के जो इनके नेता होते हैं, वो इन मजदूरों की आवाज बनते हैं और वो इन अधिकारियों के पास वो बातें रखते हैं। जो मैनेजर लोग होते हैं उनके पास ये बातें रखते हैं कि साहब इस तरीके से हमारे मजदूरों के लिए कीजिए, ये सुविधा मुहैया कराइए, ये सब हो, इस तरीके से आप हमारे मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए, और कोई फैसिलिटीज कोई भी बात रखनी हो तो ये जो मजदूर हैं ये डायरेक्ट मैनेजर के पास बात नहीं रख पाते हैं। ये रख पाते हैं जितने भी वर्कर हैं वो सबके सब लेबर यूनियन के जो लीडर हैं, इनमें होते हैं लीडर्स, इनमें लीडर चुने जाते हैं। इनके द्वारा इन मजदूरों की आवाज होती है लेबर यूनियन, और लेबर यूनियन में जो लेबर यूनियन के जो लीडर होते हैं वो जाकर के मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं, मैनेजर से बातचीत करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है। कोई भी बड़ा अधिकारी हो वो डायरेक्ट कभी भी मैनेजर लेवल का या कोई भी बड़ी पोस्ट का अधिकारी वो कभी भी वर्कर्स से, लेबर से बात नहीं करता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि आप अपनी आवाज लेबर यूनियन के अधिकारियों को दीजिए, जो आपके नेता हैं उनको दीजिए, वो नेता हमारे से बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम है, ठीक है। तो इस कुल मिला के इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही है कि जो वर्कर होते हैं जितने भी वो सबके सब लेबर यूनियन में आते हैं, और मैनेजर एक डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट, इनसे लेबर यूनियन से कोई लेना देना नहीं है मैनेजर का, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमारा बेस्ट वेन डायग्राम फ्रेम होगा इसका। तो नॉलेज बेस्ड था वो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत, शायद उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जल्दी हम दोस्तों जीके के लिए भी शुरुआत कर देंगे, और पहले मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग करा दिया जाए आपको बहुत जल्दी अब, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे ही कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कुछ देखेंगे, जीके वगैरह भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करूंगा मैं अब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पर है, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। हिंदी वाले देखिए, मानव, पक्षी और पशु, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने वो आपको शायद समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ह्यूमन, बर्ड्स और एनिमल्स। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बेस्ट वेन डायग्राम कैसे फ्रेम होगा वो सब देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो वेन डायग्राम देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं फिर ये कहूंगा कि चार वेन डायग्राम देख करके अगर मैं आपको कहता हूँ कि फिर इसमें से सिलेक्ट करो, उसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं वही वेन डायग्राम बना रहा हूँ जो बेस्ट पॉसिबल है, और कहीं कोई डाउटिंग का जो फैक्टर आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, आप अपने फंडामेंटल्स को मजबूत कीजिए, बस बहुत है, ठीक है। फिर चाहे आप 1000 ऑप्शन आएंगे तो भी एक आप सही छांट लेंगे उसमें, ठीक है। और जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, मैं इसे पढ़ा दूंगा लोगों की तरह जो लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, मानव, पक्षी, पशु, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। भाई ये कौन सा तरीका हो गया, क्या करा रहे हो यार, समझाओ तो सही। अगर आप पढ़ा ही रहे हो तो कम से कम ये तो समझाओ कि इसका मतलब क्या है, कैसे वेन डायग्राम फ्रेम हो सकता है इसका। अब 4 ऑप्शन वहां पर डिजिटल स्क्रीन पर रहते हैं, वो एक पर उसको पता तो है ही, भाई उसने सोल्व किया, उसको पता है, इस पर टिक मारेगा, राइट पर और निकल जाएगा आगे, बोला हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप कीजिए कंप्यूटर मोड है, ठीक है। वो कर देगा अपना स्किप। तो उसका मतलब उस वहां पर पढ़ने से आपको गेन क्या हुआ, ठीक है। तो आप ऐसी जगह से जरूर पढ़ें जहां से आपको गेन हो रहा है, ऐसी जगह से बिल्कुल भी ना पढ़े जहां टाइम वेस्ट हो रहा है। चाहे मैं भी अगर आपका टाइम खराब करा रहा हूं तो यहां से ना पढ़े, ठीक है। किसी ऐसी जगह से पढ़े जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपके कंसेप्ट को, आपके फंडामेंटल्स को मजबूत बना रहा है, बेसिक्स को अच्छी पकड़ बना रहा है, उस जगह से आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर मेरे से पकड़ में आ रही है तो यहां से पढ़ें, यहां से नहीं आ रहा है तो इसको अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे चैनल पर जाके पढ़े, बस इतना ही कहेंगे। बाकी उनकी तरह मैं पढ़ा नहीं सकता भाई कि आइए देखिए ये लीजिए और ये ऑप्शन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कराया क्या है तुमने इस क्वेश्चन में, ऐसा तो बच्चा खुद ही पढ़ लेगा बुक ला करके। उसके बुक में नहीं होते क्या ऑप्शन ABCD करके, सब ऑप्शन होते हैं, पहले क्वेश्चन होते हैं फिर उनके उत्तर देख के रखता है वो बुक वाला।
तो ऐसे बुक वाले तो वही पढ़ लेगा। उसको समझाइए तो सही कि मानव, बर्ड्स और एनिमल्स का अगर वेन डायग्राम फ्रेम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? फिर पढ़ाए क्यों रहे हो आप लोग? लेकिन बच्चे इस सवाल को पूछते नहीं है, उनके पास उनके मजे हो रखे हैं, 10-10 लाख 12-12 लाख व्यूज आ रहे हैं उनके। ठीक है, तो चलिए अब जैसा भी है, बाकी आप खुद कॉलेज में हैं, कॉलेज कर चुके हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, आप खुद समझदार हैं। आप देखिए क्वेश्चन को कि जो मानव है और पक्षी है और पशु है। ठीक है, अब आप दोस्तों ये देखिए कि क्या मानव कभी पक्षी होता है? क्या कभी ह्यूमन है वो बर्ड्स संभव है? या फिर इसका उल्टा देख लीजिए कि क्या कभी जो बर्ड्स है वो कभी ह्यूमन संभव है? या क्या कभी कोई पक्षी मानव हो सकता है? नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, कहीं कोई इनका लिंक ही नहीं है। दूसरा देखिए, क्या पक्षी पशु हो सकता है? क्या बर्ड्स एनिमल्स हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इसका उल्टा देख लीजिए कि क्या कभी पशु पक्षी हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई पशु पक्षी कैसे बन जाएगा? नहीं हो सकता। एनिमल्स कभी भी बर्ड्स नहीं हो सकता, तो इनका भी आपस में कोई लिंक, इंटरलिंक नहीं है। तो आपको वेन डायग्राम कुछ ऐसा फ्रेम करना होगा जो पक्षी को बिल्कुल सेपरेट दिखाए। ठीक है, जो मानव को सेपरेट दिखाए, जो पशु को सेपरेट दिखाए। लेकिन आप ये देखिए कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो क्या पशु संभव है? ह्यूमन क्या पशु होता है? तो बिल्कुल हमारे होता है। ये एक जो आदमी है, जो मानव है, इसके बारे में कहा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये बात मानव के बारे में दोस्तों बोली गई है। आप इसको लिख सकते हैं कि ह्यूमन इज सोशल एनिमल। ठीक है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। इस तरीके से आप ये कहा गया है दोस्तों कि जो मानव है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, ये निकल के आ रहा है ना कि ह्यूमन क्या है? एक एनिमल है। एनिमल, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं यार इंग्लिश पढ़ाने लग जाऊंगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो है मानव है, इसके बारे में कहा गया है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, तो अब एनिमल से कोई भी हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल एडजेक्टिव कैसे निकलता है? जब आप इससे ये पूछोगे, ये हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, इससे आप पूछोगे कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, तब इसका जो रिप्लाई आएगा वो हमारा आएगा एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पर सोशल है, तो इसका व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? सोशल एनिमल है। एनिमल कई तरह के होते हैं, लेकिन ये सोशल एनिमल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तब अच्छे से वो बताएंगे आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से। मैं फिर कह रहा हूँ, इंग्लिश को मैंने एक सेपरेट रख रखा है, इसीलिए रोक के रखा है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ऐसी इंग्लिश पढ़ाएंगे कि आप कहीं 20,000 रुपये दे के भी नहीं पढ़ पाओगे ऐसी इंग्लिश। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग को जल्दी जल्दी कराने की कोशिश में हूँ कि एक बार जीके मैथ रीजनिंग करा दी जाए, उसके बाद मैं इंग्लिश को उठाऊंगा और बहुत अच्छे से उठाऊंगा। ठीक है, तो वहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस आपको ये कह रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग जरूर करें रोज आधी घंटा, चाहे आपकी समझ में आ रहा है, चाहे वो कब याद हो रही है नहीं हो रही, आप उसको पढ़े जरूर। और जो बुक मैंने बताई थी प्रीवियस ईयर वाली, वो जरूर पढ़ें, उससे वो कैब जरूर तैयार करें। बाकी ग्रामर मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, ग्रामर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। जब मैं कराऊंगा आपको इंग्लिश तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप ये देखिए, जो मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ उसमें ही बस मेरे काम का इतना है कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो मानव क्या है? एक एनिमल है। जो ह्यूमन क्या है? एक एनिमल है। तो मेरे को जितने भी ह्यूमन है दोस्तों, उसको मेरे को एनिमल में रखना पड़ेगा। और जो बर्ड्स हैं वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है बर्ड्स की। बर्ड्स कभी कोई पशु नहीं हो सकता, बर्ड्स कभी कोई मानव नहीं हो सकता, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है बर्ड्स की। तो बर्ड्स को आप सेपरेट रखेंगे और बाकी इस तरीके से वेन डायग्राम हमारा फ्रेम हो जाएगा। कि अगर मैं ये कहता हूं दोस्तों कि ये वाला जो है सर्किल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन को, तो इसके जो ऊपर आप बनाओगे, हमें पता है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो ये क्या हो गया? एनिमल का हो गया। ठीक है,
ये एनिमल हो गया। अब पता लगा कि ह्यूमन इज ए जितने भी ह्यूमन है वो सबके सब क्या है, एनिमल है। एनिमल कोई भी हो सकता है, इसने कहा है कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। कोई जंगली जानवर भी हो सकता है भाई, जानवर किसी पशु किसी भी तरह के, जंगली पशु भी होते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक पशु है मानव, ठीक है। उसके अलावा जो पक्षी है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, इनका कहीं कोई मानव से, कहीं कोई एनिमल से, कहीं कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो पक्षी है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो दिस सेक्शन रिप्रेजेंट बर्ड्स, ठीक है। तो ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, इनका कहीं कोई लिंक नहीं है। और इस तरीके से बेस्ट वेन डायग्राम दोस्तों इस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है। तो और देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, चलिए एक बार उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टीचर, राइटर, म्यूजिशियन, शिक्षक, लेखक, संगीतकार। हिंदी वाले देख लेना, शिक्षक, लेखक और संगीतकार, ठीक है। तो इसका आपको अगर वेन डायग्राम फ्रेम करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि, ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन को कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ा। टीचर है, लेखक है, संगीतकार है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि क्या मैं जो आपको बताते चल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, कि क्या सभी के सभी शिक्षक लेखक होते हैं? क्या सभी के सभी शिक्षक लेखक होते हैं? नहीं होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक हैं वो लेखक भी होते हैं, कुछ टीचर हैं वो राइटर भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी शिक्षक लेखक नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात ये कन्फर्म है। इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं कि क्या सभी के सभी लेखक शिक्षक होते हैं? क्या सभी के सभी जो लेखक हैं, वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कोई बुक लिखी थी, ठीक है, तो क्या वो शिक्षक हैं? नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन लिख तो सकते हैं, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, वो पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, शिक्षक नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी लेखक, जितने भी लेखक हैं इस दुनिया में, वो सबके सब टीचर ही हो, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। कोई और प्रोफेशन का भी प्रोफेशनल भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी शिक्षक हों। हाँ, ये जरूरी है, ये कन्फर्म है कि कुछ लेखक हैं वो शिक्षक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए कि क्या सभी के सभी शिक्षक संगीतकार होते हैं? या फिर आप इसका उल्टा देख लीजिए कि क्या सभी के सभी संगीतकार शिक्षक होते हैं? नहीं, सभी के सभी शिक्षक हैं वो कभी भी संगीतकार नहीं होते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास बहुत सारे शिक्षक होंगे, बहुत सारे टीचर्स हैं, क्या वो सभी के सभी संगीतकार हैं? क्या वो सभी के सभी म्यूजिशियंस हैं? नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ शिक्षक हैं वो संगीतकार भी होते हैं, गाना वाना भी गा लेते हैं, ठीक है। या फिर कुछ संगीतकार ऐसे भी हैं जो शिक्षक भी हैं। कुछ वाला केस हम कहीं ना कहीं ले सकते हैं। और तीसरा केस, तो अभी मैंने आपसे दो केस डिस्कस किए हैं। तीसरा केस, क्या सभी के सभी लेखक संगीतकार होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या सभी जितने भी लेखक हैं वो सबके सब संगीतकार हों, या जितने भी संगीतकार हैं, इसका उल्टा देख लीजिए कि जितने भी संगीतकार हैं वो सबके सब क्या हों, लेखक हों। ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ लेखक हैं वो संगीतकार हो सकते हैं, या फिर कुछ संगीतकार लेखक हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे 6 केस डिस्कस कर लिए हैं टोटल। कितने? 6 केस में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इस जो एग्जाम्पल दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वो इससे 6 लॉजिक निकल रहे हैं, और 6 के 6 लॉजिक के आधार पर आपको वेन डायग्राम फ्रेम करना है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट वेन डायग्राम होगा वो कुछ वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, तीनों का कुछ लेना पड़ेगा। ऐसे भी लोग होंगे जो शिक्षक हैं, लेखक भी हैं और संगीतकार भी हैं। ये हो गया आपका 7वां केस, ठीक है। 6 केस पहले हो चुके थे और 7वां केस हो गया। ऐसे भी लोग हैं, शिक्षक भी हैं, लेखक भी हैं और संगीतकार भी हैं। तो आपको इस केस को भी लेना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए जो केस बनता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम फ्रेम होता है। अब आप कहोगे कि सर मैं अगर ये वाला वेन डायग्राम फ्रेम कर दूं, तो आप ये मुझे ये बताइए कि आप जो तीनों वाला केस है, जो ऐसे लोग भी हैं जो शिक्षक भी हैं, लेखक भी हैं और संगीतकार भी हैं, वो
तीनों के तीनों लोग आप कहाँ, यहां से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इन तीनों को, यहां से भी नहीं कर सकते, यहाँ दो को रिप्रेजेंट कर पाओगे, यहाँ भी दो को रिप्रेजेंट कर पाओगे, तीन को आप कहाँ कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसमें तीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां से। ये ऐसे लोग हैं जो शिक्षक भी होंगे, लेखक भी होंगे और संगीतकार भी होंगे। तो ये जो कॉमन सेक्शन अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉमन निकल रहा है तीन का, तो कंफर्म है कि वहां पर ऐसा ही वेन डायग्राम फ्रेम होगा, क्योंकि तीनों के लिए कॉमन निकाल के देना ये वेन डायग्राम का ही, ये इस वेन डायग्राम के द्वारा ही संभव है दोस्तों। और कहीं भी कोई वेन डायग्राम ऐसा नहीं बनता है जो तीनों का कॉमन निकाल के दे दे, ठीक है। अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात तो एक ही है, अगर आप उसको नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये केस भी बनता है, लेकिन आप जो मैक्सिमम केस बनता है दोस्तों वो तीन के केस में बनता है, ये वाला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपके पास अगर तीन लोग आ रहे हैं, तीन पैरामीटर आ रहे हैं और तीनों में आपको कॉमन लेना है, तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट कराना है, तो मैक्सिमम केस में वेन डायग्राम बनेगा ये वाला। कैसा बनेगा? ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। जब वो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो इस केस के द्वारा ही, ज्यादातर केस में 99% केस में इसके द्वारा ही सोल्व होता है, ठीक है। बाकी 1% केस है उसमें अलग भी आ सकता है पैरामीटर, वो देखना पड़ता है कि लॉजिक क्या लग रहा है वो, ठीक है। अब इस केस में जो लॉजिक है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो लेखक है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये टीचर वाला सेक्शन है, ये राइटर वाला सेक्शन है और ये म्यूजिशियन वाला सेक्शन है, ठीक है। टीचर, राइटर और म्यूजिशियन के हो गए अपने अपने सेक्शन। अब मैं ये कहता हूं कि कुछ टीचर ऐसे भी हैं, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो लेखक है। तो ऐसे कौन से टीचर हैं? ये वाले हो गए। ऐसे टीचर हैं जो ये वाले, ऐसे टीचर हैं जो लेखक भी हैं, ठीक है। अब आप देख लेना, मैं लिख देते हैं कि टीचर जो लेखक है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है ऐसे टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेखक भी हैं। ऐसे लेखक भी होते हैं जो संगीतकार होते हैं। ऐसे राइटर जो संगीतकार हैं उनका जो सेक्शन है दोस्तों वो ये वाला है, ठीक है। ऐसे राइटर हैं जो संगीतकार हैं। और ये जो तीसरा सेक्शन बच गया है, ये ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो संगीतकार हैं, ठीक है। ये जो तीसरा सेक्शन है वो ऐसे टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो संगीतकार है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ना तो राइटर है ना ही संगीतकार है, ये सिर्फ और सिर्फ राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर और म्यूजिशियन इनका कोई लेना देना नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका कोई राइटर और टीचर से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेरे जितने भी केस संभव है इस एग्जाम्पल के माध्यम से वो सबके सब आ चुके हैं। कैसे? मुझे टीचर, राइटर और जो म्यूजिशियन है इनको सेपरेट दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। दूसरी बात, मुझे ऐसे लोग भी दिखाने थे जो टीचर भी हैं और राइटर भी हैं, मैंने दिखाए। ऐसे लोग भी दिखाने हैं जो राइटर हैं और म्यूजिशियन भी हैं, यहाँ पर रहे। ऐसे लोग भी मुझे दिखाने हैं जो राइटर भी हैं, जो म्यूजिशियन भी हैं और टीचर भी हैं, वो ये वाले हो गए। और ऐसे लोग भी हैं जो तीनों हैं, जो टीचर भी है, राइटर भी है और म्यूजिशियन भी है, ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। इसके अलावा कोई केस बचा ही नहीं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कराया आपको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। और बस आप चैनल को प्रमोट करने का काम कीजिए, बाकी मेरा काम है दोस्तों कैसे आपको सिलेबस कराना है। जितना जल्दी हो पाएगा, मुझसे बन पाएगा, मैं 100% सिलेबस कराऊंगा आपका, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम इंग्लिश और जीके की भी शुरुआत कर देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा रीजनिंग को खींच लिया जाए, उसके बाद हम और सब्जेक्ट शुरू करें, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।